आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th में सब्जेक्ट विषय जो हिंदी है उसका पाठ 6। वह एक पोयम है, इसका नाम है ए सखी। उसके कवि हैं अमीर खुसरो। यह एक पूरक पठन से लिया गया है। यह जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस से 3 भागों में बटा हुआ है, गद्य पाठ और काव्य पाठ और पूरक पठन। तो ये जो है अमीर खुसरो का लिखा हुआ ए सखी, यह एक पूरक पठन है। पूरक पठन में भी लेसन और पोयम दोनों होते हैं। हमने इसके पहले जो पढ़ा था कबीरदास का एक लेसन था, यानी कि एक पाठ था, और ये जो है ये पोयम है अमीर खुसरो का। यह एक पहेली है, इसका नाम ही है ए सखी, यानी 2 सहेलियां हैं आपस में बात करती हैं। उसमें एक सखी है पहेली बताती है और दूसरे सखी को बोलती है बताने के लिए कि यह क्या है। 2 लाइनों में पोयम जिस तरीके से वो बोलती है और बोलती है इस पहेली का नाम बताओ कि यह क्या है। इस तरह 2 जो सहेलियां हैं आपस में बात करती हैं, इसीलिए इसका नाम ही है ए सखी। अमीर खुसरो बहुत ही अपने ज़माने के बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध कवि हैं। बहुत ही अच्छे से लोकोक्तियाँ, मतलब जो गाँव के होते हैं, गाँव की जो प्रथा होती है उस पर आधारित उन्होंने बहुत सारा पोयम लिखा है, बहुत सारी कथाएँ लिखी हैं। ये भी जो है ये गाँव पे ही आधारित है। गांव की जो लोकोक्तियाँ हैं, जो बातें होती हैं उसी पे आधारित है। और गांव में जो जो चीज़ें लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, उसी पे पहेली भी बनाया गया है और उसी बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया गया है। इतना अच्छा पहेली बनाया गया है कि वो सुन के लगता है कि सही में इसका उत्तर क्या हो सकता है। लेकिन इसमें आपको प्रश्न भी दिया गया है और पोयम में उत्तर भी दिया गया है, दोनों दिया गया है। एक सखी दूसरे सखी से वार्तालाप करती है, पूछती है तो सखी ये है क्या, तो वो सखी बोलती है नहीं ये नहीं ये है, ऐसा ये है इसमें। तो इसके ये मुकरिया है, इसका जो विधा है इसका नाम है मुकरिया। जैसे कुंडलिनी होता है, बहुत सारी विधाएं होती है, उसमें ये मुकरिया है। मुकरिया में अमीर खुसरो जी ने कहा है कि अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उत्तर दिए हैं। उनकी एक अलग प्रकार की शैली है, लिखने का तरीका है, उसमें उन्होंने प्रश्न भी दिया है और उत्तर भी, अंत में उत्तर भी दिया है। तो हम पढ़ते हैं कवि ने किस तरह इस पहेली को बताया है, 2 सखियों के बीच में वार्तालाप करवाया है। कहा है उन्होंने, पहला जो है बता रही हूँ, रात समय वह मेरे आवे, रात समय वह मेरे आवे, भोर बहे वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। कवि कह रहे हैं अमीर खुसरो जी कि एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से पहेली पूछ रही है, बता रही है कि मैं जो बता रही हूँ तुम उसको पहचानो और बताओ। रात समय वह मेरे आवे, वह रात के समय में वह मेरे पास आता है। भोर भय वह घर उठ जावे, भोर मतलब होता है सुबह, एकदम तड़के तड़के जो सुबह होता है, सुबह होते ही वो अपने घर चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, अर्थात यह जो आश्चर्य है वह दुनिया का सबसे न्यारा आश्चर्य है। तो बोलती है सखी अब बताओ कि यह क्या है। जो पहली सखी है दूसरी सखी वो क्या बोलती है, ये सखी ये साजन है क्या। वो बोलती नहीं ये साजन नहीं, ये तारा है। तारा जो आकाश में तारा, चांद तारे जो तारे होते हैं उसको बोलती है। फिर बताती हूँ, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। पहली सखी दूसरी सखी से बोलती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है और सुबह होते ही वह अपने घर चला जाता है। यह आश्चर्य दुनिया का सबसे न्यारा आश्चर्य है, सबसे अलग है। तो दूसरी सखी जो होती बोलती कि ये सखी ये साजन है क्या, तो बोलती नहीं ये साजन नहीं है, ये तारा है। दूसरा कभी कह रहे हैं, अब सहेली दूसरा जो पहेली पूछ रही है अपनी सहेली से, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ये सखी साजन ना सखी ढोल। कहती है वह आवे तब शादी होए। दूसरी सहेली जो है अपनी दूसरी सहेली से कहती है, पहली कहती है कि वह ऐसा चीज है जब वो आता है तो शादी होता है। उस दिन दूजा और न कोई, उस दिन घर में दूजा दूसरे किसी का महत्व नहीं होता है। जब वो आता है तो घर में शादी होता है और उस दिन उसी का महत्व होता है। मीठे लागे वाके बोल, बाकी मतलब उसके, और उसके जो बोल है, स्वर है, वो बहुत ही मीठे लगते हैं।
अब बताओ ये क्या है? तो सखी बोलती है सखी ये साजन है क्या? तो बोलती नहीं ये साजन नहीं, ये ढोलक है, ढोल। फिर से बोलती हूँ, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न खोए, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। सहेली बोलती है वह जब आता है तो घर में शादी होता है, उस दिन उस घर में दूसरे किसी का मन तो नहीं होता, दूजा कोई नहीं होता है। उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही मीठी लगती है, उसका स्वर बहुत ही मीठा लगता है। तो दूसरी सहेली बोलती है ये सखी ये साजन है क्या? तो बोलती नहीं सखी ये ढोलक है। शादी में ढोलक ही तो बजता है ना, शादी ब्याह होता है ढोलक बजाते हैं शादी में, तो शादी में होता है तभी तो शादी होता है ना, इसीलिए बोलती है ये साजन ही है, ढोलक है। तीसरी जो लाइन है, जब मांगू तब जल भर लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। सहेली तीसरा पहली पूछती है अपनी सहेली से कि जब मांगू तब जल भर लावे, जब मैं मांगती हूँ सखी तो वो जल भर के लाता है, मेरे मन की तपन बुझाए, और मेरे मन की जो अगन है, जो मेरे मन में जो गर्मी है उसको बुझाता है, उसको ठंडक पहुंचाता है। मन का भारी तन का छोटा, वो मन का बहुत ही भारी है, अर्थात मन का बहुत ही दिल वाला है, बहुत बड़ा है, लेकिन तन का, अपने तन का, शरीर का बहुत ही छोटा है। अब बताओ ये क्या है? तो उसकी सखी बोलती है सखी ये साजन है। तो बोलती नहीं सखी ये तो लोटा है। जैसे जब मांगू तब जल भर लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। कहते हैं कि कभी कहते हैं कि सहेली पूछती है अपनी सखी से, बताती है कि इस पहेली को समझो, जब मांगू तब जल भर लावे, जब मैं मांगती हूँ तो जल भर कर लाता है, मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन में जो गर्मी है उसको शांत करता है, उसको बुझा देता है। मन का भारी तन का छोटा, वह दिल का बहुत ही बड़ा है, मन का बहुत ही भारी है, बहुत बड़ा है, लेकिन तन का छोटा है, शरीर का छोटा है। अब बताओ ये क्या है? उसकी सहेली कहती है सखी ये साजन है। तो कहती नहीं ये लोटा है, इसमें हम जल भरते हैं, पानी भरते हैं, पीते हैं, वो लोटा। चौथा बोल रहे हैं कवि, सहेली पूछ रही है, बेर बेर सोत ही जगावे, बेर बेर सोत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई में हक्की बक्की, व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। कवि कह रहे हैं बेर बेर सोते ही जगावे, सहेली कहती है अपनी सहेली से बार बार मुझे सोने में जगा देता है, ना जागू तो काटे खावे, और जब मैं नहीं जागता हूँ तो मुझे काटता है, काटने आता है। व्याकुल हुई में हक्की बक्की, मैं बहुत ही विकल होकर, व्याकुल होकर आश्चर्य में पड़ जाती हूँ, हक्की बक्की भरचक्का रह जाती हूँ। अब बताओ ये क्या है? तो बोलती है सखी ये साजन है। तो दूसरी सहेली बोलती है साजन है। तो बोलती नहीं ये मक्खी है। मक्खी जो होती है ना, मक्खी जो खाना में ब्याह में घूमती है, सोने में वो परेशान करती है, वो। फिर से बोलती है बेर बेर स्वत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। सहेली बोल रही है बार बार मुझे सोते में जगाता है, और नहीं जागती हूँ तो काटने आता है। इस तरह मैं बहुत ही व्याकुल और परेशान हो जाती हूँ, और बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती हूँ। अब बताओ ये क्या है? तो सखी बोलती है साजन है। तो बोलती नहीं ये मक्खी है। आगे का है, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। फिर सहेली बोलती है अति सुरंग है रंग रंगीलो, और सुरंग होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है और रंग रंगीलो है। अब मैं जिसके बारे में कह रही हूँ बहुत ही सुंदर है और बहुत ही रंग रंगीला है गुणवंत बहुत चटकीलो, और बहुत ही गुण वाला है, गुणवंत है, गुणी है। चटकीलो होता है बहुत भड़कीला, चमकदार, गाढ़े रंग वाला, वो बहुत ही गुणवंत है, गुण वाला है और गाढ़े रंग वाला है। राम भजन बिन कभी न सोता, और वह राम के भजन के बिना कभी सोता नहीं है। अब बताओ ये क्या है? तो सखी बोलती है क्यों सखी ये साजन है? बोलती नहीं ये तोता है। तोता राम राम बोलते हैं ना,
जो कोई भी तोता पालता है तो उसको बड़े राम राम बोलना सिखाता है, तो वही बोलती है कि ये तोता है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। शायरी बोल रही है यह बहुत ही अति सुंदर है, रंग रंगीलो है और बहुत ही गुणवान है, बहुत ज़्यादा गुणवान है और बहुत ही गाढ़े चमकीले रंग का है, भड़कीले चमकीले रंग का है। यह राम भजन के बिना कभी सोता नहीं है। अब बताओ सखी क्या है? तो सही कहती ये सखी ये साजन है, बोलती नहीं ये तोता है। आगे का है अर्ध निशा वह आयो भवन, सुंदरता वर्णय कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। फिर से शायरी बोल रही है अर्ध निशा यानी आधी रात को आयो भवन, भवन मतलब होता है भवन, आधी रात को मेरे भवन में मेरे महल में आता है। सुंदरता वर्णय कवि कौन, मतलब होता है वर्णन, कवि मतलब जो कवि लोग वर्णन करते हैं उसकी सुंदरता को कोई भी कवि वर्णन नहीं कर सकता है। वह आधी रात में मेरे भवन में महल में आता है, उसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। निरखत ही मन भयो आनंद, उसको देखते ही मेरा मन मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। अब बताओ सखी ये क्या है? तो सखी कहती क्यों सखी ये साजन है? तो बोलती नहीं ये चंद्रमा है, चंद है। अर्ध निशा व आयो भवन, सुंदरता वर्णय कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। सहेली कह रही है कि आधी रात को मेरे भवन में आता है, मेरे महल में आता है, उसकी सुंदरता को कोई भी कवि वर्णन नहीं कर सकता है, बखान नहीं कर सकता है। उसको देखते ही मेरा हृदय आनंद हो जाता है, आनंद से भर जाता है। ये सखी बताओ अबे कि ये कौन है? उससे सखी कहती है सखी ये साजन है, तो कहती है नहीं ये चंद्रमा है, ये चंद है। आगे का लाइन है शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से चिन्ह हो तन न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। कवि कह रहे हैं शोभा सदा बढ़ावन हारा, यह जो सहेली होकर यह मेरे शोभा को, यह शोभा को हमेशा बढ़ाता रहता है। अब मैं जिसकी बात कर रही हूँ वह शोभा को हमेशा बढ़ाता रहता है। आँखिन से चिन्ह हो तो न्यारा, और आँख से कभी भी थोड़े समय के लिए भी अलग नहीं होता है, छिन्न नहीं होता है, अलग नहीं होता है। आठ पहर मेरो मनोरंजन, वह सुबह से लेकर दोपहर शाम रात हमेशा आठों पहर मेरा मनोरंजन करता रहता है, मेरे मन को खुश रखता है। ये सखी बताओ अब ये क्या है? सहेली कहती है ये सखी ये साजन है, बोलती नहीं ये अंजन है यानी आंखों का काजल है। फिर से बताती हूँ सखी बोल रही है शोभा सदा बढ़ावन हारा, यह सदा हमेशा शोभा को बढ़ाता रहता है। यह आंखों से कभी भी अलग नहीं होता है, छिन्न नहीं होता है। यह हमेशा सुबह शाम रात समय हर समय आंखों पर मेरा मनोरंजन करता रहता है। ये सखी बताओ कि ये क्या है? तो कहती है सखी ये साजन है क्या? तो बोलती नहीं यह आंखों का अंजन है यानी आंखों का काजल है। आगे कलाई है जीवन सब जग जासो कहे, वाह बिन नेक न धीरज रहे, हरे चिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। कवि कह रहे हैं कि जो सहेली बोल रही है, पहली बता रही है दूसरी सहेली से किसको समझो, ये सखी इसको बताओ कि ये क्या है। जीवन सब जग जासो कहे, जीवन में सब लोग कहते हैं कि इसके बिना जीवन नहीं है, यानी इसके कारण ही जीवन, सब लोग कहते हैं कि इसके कारण ही जीवन है। वाह बिन नेक न धीरज रहे, उसके बिना जीवन में धैर्य नहीं है, उसके बिना किसी को भी धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है। हरे छिनक में ही एक ही पीर, ये क्षण भर के लिए भी कभी किसी से अलग होता है तो वह अपने हृदय के दुख को दूर नहीं कर पाता है। हरे छिनक में ही एक ही पीर, यह थोड़े ही देर में क्षण भर में ही दूसरों के दुख को दूर कर देता है, उसके दुख को हर लेता है। क्यों सखी साजन ना सखी नीर, बोलती है सखी बताओ कि अब क्या है? तो कहती है क्या सखी साजन है? बोलती नहीं यह नीर है अर्थात पानी है। फिर से बोलती हूँ जीवन सब जग जासो कहे, सब लोग कहते हैं कि जीवन में
इसके बिना कुछ नहीं है। सब लोग कहते हैं जीवन इसके कारण से ही है, अर्थात जल है तभी जीवन है। वाह बिनु नेक न धीरज रहे, इसके बिना किसी को धीरज नहीं है, अर्थात जल के बिना किसी को धीरज नहीं है, किसी को धैर्य नहीं है। ये तो सबको पता है कि जल नहीं है तो जीवन नहीं, जल नहीं है तो हम भी नहीं, जल के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है। तो वही कवि कह रहे हैं वाह बिनु नेक न धीरज रहे, इसके बिना किसी को धीरज या धैर्य नहीं है। हरे छिनक में ही की पी, ये क्षण भर में ही सबके हृदय के जो दर्द होता है उसको हर लेता है। ये थोड़े समय में ही सबके हृदय के दर्द को, दुख को हर लेता है। ये सखी बताओ कि ये क्या है? तो सखी कहती क्या साजन है? तो कहती नहीं, ये नीर है अर्थात जल है। और लास्ट है, कवि कह रहे हैं बिन आए सब ही सुख भूले, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। कवि कह रहे हैं बिन आए सब ही सुख, बिन आए सब ही सुख भूले, जब तक ही नहीं आता है सारे सुख भूल गए रहते हैं। इसके बिना जब तक ही नहीं आता है, बिन आए, बिना इसके आए हम सारे सुख भूल गए रहते हैं। आए थे अंग अंग सब फूले, इसके आने से हमारा सारा अंग प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। सिरा भई लगावत छाती, सिरा होता है ठंडक शीतलता, जब हम उसको सीने से छाती से लगाते हैं हमको शीतलता पहुँचती है, ठंडक पहुँचती है। अब बताओ सखी ये क्या है? उसकी सखी बोलती है क्या सखी साजन है? कहती नहीं, ये पाती है अर्थात पत्र है, चिट्ठी है। जब किसी प्रेमी का या किसी अपने चाहने वाले का जब तक पत्र नहीं आता है तो हम सब सुख को भूले रहते हैं, सब कुछ भूले रहते हैं। लेकिन जब वो आ जाता है तो हमारा एक एक अंग जो है प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। और जब उसको हम सीने से लगाते हैं तो हमको हमारे हृदय में ठंडक पहुँचती है। यह क्या है? एक पत्र है। इतना अच्छा तरीके से आपने देखा है कि कवि ने इतना अच्छा कहा है। फिर से कहती हूँ, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। कहती है सहेली कहती है जब तक वो नहीं आता है हम सब सुख भूले रहते हैं, जब वो आ जाता है हमारा एक एक अंग प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। और उसको पा करके जब हम उसकी हृदय से लगाते हैं तो हमारे हृदय में ठंडक पहुँचती है। बताओ ये सखी क्या है? तो सहेली कहती है सखी ये साजन है। तो कहती नहीं, ये पाती है अर्थात पत्र है। तभी आप देखिए बच्चों कि कितना अच्छा तरीके से जो खुसरो जी ने इतना अच्छा तरीके से उन्होंने पहेली बताया है। पहले के ज़माने में हमारे जो गांव साइड है, गांव का एरिया है, वहाँ ऐसे ही ऐसे लोग पहेलियों को बुझाते। तभी भी हमारा जो दादी हैं, दादाजी हैं, पुराने लोग हैं, उनसे आप पूछोगे तो बहुत अच्छी अच्छी पहेलियाँ कहानियाँ आपको बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत अच्छा लगता है, मनोरंजन होता है सुन के। तो उन्होंने कविता में इतना अच्छा उन्होंने पहेली को लिखा है, इतना अच्छा कहा है, इतना अच्छा देखिए लिखने का तरीका, उन्होंने कितने अच्छे से सब शब्दों को कितना अच्छा सटीक बैठाया है, कितना अच्छा पोयम बनाया है। और कितना अच्छा वो बैठाने के बाद उसका मतलब भी निकलता है कि हाँ इसका मतलब ये हुआ। इतना अच्छा पहली बार उसका उत्तर भी सटीक होता है, इतना अच्छा तरीके से लिखे हैं। तो ये हमारा जो देश है, इसमें जो गाँव एरिया है, ग्रामीण अंचल है, उसका भी आपका वर्णन आपके सामने दिखा है। कितना अच्छा अच्छा गाँव में लोग पहेली को सुनाते थे, बताते थे, कितना अच्छे तरीके से दो सहेलियाँ पहेलियों में बात करती थी। इतना अच्छा खुसरो जी ने हमको इतना अच्छा बताया है, हमारे देश के बारे में, इतिहास के बारे में हमको बताया कि इस तरह हमारे देश में पहेली भी हुआ करती थी। अभी भी बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान जाओ, हमारे देश में इस तरह की पहेली भी होती थी। हमारे जो कवि लोग हैं इतना अच्छा पहेली भी लिखते थे। वो खुसरो भी और बहुत सारे पोएम लिखे हैं, लेकिन इतना अच्छा पहेली आपके सामने है, ये सखी आपने पढ़ा। तो अभी एक पूरक पठन का पोएम है। पूरक पठन में लेसन और पोएम दोनों होते हैं, 3 विभाग है हमारे यहाँ, मैंने बताया है आपको। जो पूरक पठन का एक पोएम है सखी, अभी आपने पढ़ा, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, पढ़िए। और आगे का जो हमारा वीडियो है वो आएगा आपका, वो 7वां लेसन है शायद, वो है डॉक्टर का अपहरण। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो पढ़िए, बहुत ही अच्छा लेसन है, आज के ज़माने के ऊपर है वो, तो उसको पढ़िएगा। आगे वीडियो उसको हम बताएंगे, उसका अच्छे से पढ़ेंगे और अपना ध्यान रखिएगा। और